तो ज़्यादातर इंसान लालच की वजह से मारे जाते हैं, उनका नुकसान होता है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो किसी के झांसे में आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसी शर्मिंदगी होती है कि वो बता नहीं पाते, वो भी लुट जाते हैं। आज की कहानी एक सबक है। दिल्ली में एक जगह है पीरागढ़ी। इसी पीरागढ़ी में 8 फरवरी की बात है, शाम का वक्त था। पीरागढ़ी के पास एक फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर के साइड में उस वक्त वहाँ थोड़ा सा सन्नाटा था। एक टाटा टिगोर कार खड़ी हुई थी। कुछ लोग वहाँ से गुजरे, उनकी नज़र उस कार पर पड़ी। बहुत देर से वो कार खड़ी थी। किसी ने झांक कर देखा तो अंदर 3 लोग लगभग बेहोशी के आलम में, क्योंकि वो आपस में बात नहीं कर रहे और सीट पर लुढ़के हुए हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कार के अंदर 3 लोग हैं, एक ड्राइविंग सीट पर और पीछे 2। ड्राइवर के बराबर वाली सीट खाली है। पुलिस ने फ़ौरन कार का दरवाज़ा खोला और तीनों को वहाँ से निकाला। तीनों एकदम बेहोशी के आलम में, और उन्हें फ़ौरन पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पहले तो यही लगा कि तीनों बेहोश हैं, और या तो फिर दूसरा यह है कि तीनों ने जान देने की कोशिश की या फिर तीनों का कत्ल हुआ है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि तीनों जिंदा नहीं है, तीनों की मौत हो चुकी है। अब 3 मौत का मामला था। दिल्ली पुलिस ने फ़ौरन अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसी क्राइम सीन और उस कार की जांच की गई। जब कार की जांच की गई तो पुलिस ने पाया कि उस कार के अंदर शराब की कुछ बोतलें, प्लास्टिक के गिलास और कुछ नमकीन वमकीन पड़ा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें देखकर और उस कार में जो बैठे हुए लोग थे बेहोशी के आलम में, उनको देखकर पुलिस जो है थोड़ी सी हैरान हुई। उसकी वजह ये थी कि उस कार में बैठे उन 3 में से एक तो बेहद बुजुर्ग थे और 2 अधेड़ उम्र के। अब ऐसा तो हो नहीं सकता जो दिल्ली में अक्सर होता है, कारोबार एक शब्द है यहाँ पर, कार के अंदर बार बनाकर लोग खुलेआम पीते हैं, तो वो भी नहीं और वो जगह भी ऐसी नहीं। तो फिर शराब की बोतलें, खाली गिलास और 3 लोग बेहोशी के आलम में। बाद में पता चला उनकी मौत हो चुकी है। मामला क्या है? पुलिस ने शराब की बोतल, गिलास ये सब उठाकर फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया। अब तफ्तीश शुरू की, लेकिन कोई और सुराग वहाँ से मिला नहीं। अब केस को अंजाम तक पहुँचाने के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि वो जो तीनों कार के अंदर थे, पहले उनकी शिनाख्त हो। इत्तेफाक से उनके पास मोबाइल था। उस मोबाइल और कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पहले एक शख्स की शिनाख्त हुई, फिर उसके ज़रिए बाकी 2 लोगों की शिनाख्त हुई। तो जो पता चला तीनों शख्स के बारे में, उनमें से एक 76 साल के बुजुर्ग थे रणधीर, दूसरी 47 ईयर ओल्ड शिव नरेश, और तीसरी एक 45 साल की लक्ष्मी महिला थी। तो ये 3 लोग थे। जब इन तीनों के घर वालों को कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि ये तीनों प्रॉपर्टी डीलर हैं और प्रॉपर्टी के इसी काम की वजह से तीनों एक दूसरे को जानते हैं। घर वालों ने यह भी बताया कि आज ये लोग किसी प्रॉपर्टी की डील के लिए घर से निकले थे, लेकिन लौटे नहीं थे। अब पुलिस ने इन तीनों की पूरी कुंडली खंगाली और उस मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पुलिस ने पाया कि उस दिन बहुत सारे कॉल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल लक्ष्मी के नंबर पर था, वो जो महिला थी, और उनके नंबर पर बहुत सारे कॉल थे। एक कॉल जो सबसे ज़्यादा थे, पुलिस ने उस पर नंबर घुमाया। जब नंबर घुमाया तो उस कॉल का लोकेशन निकला गाज़ियाबाद, दिल्ली के करीब। फिर उस फ़ोन के बारे में पता किया तो एक शख्स का नाम आया सामने कि फ़ोन उसका है। अब पुलिस ने कहा कोई ना कोई लिंक तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हो तो उस वजह से भी गया, लेकिन इन तीनों की मौत का कनेक्शन उससे जुड़ेगा कि नहीं पता नहीं। इस दौरान में पुलिस की एक टीम अब लग गई आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में। जो टीम जांच कर रही थी उसे एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी कि इस कार में 3 लोग थे और ड्राइवर की बराबर वाली सीट खाली थी। अमूमन ऐसा होता कि एक शख्स ड्राइवर के बराबर की सीट पर बैठ जाता और एक पीछे। तो यहाँ 2 पुरुष और 1 महिला थी, तो तय ये था कि शायद लक्ष्मी जो महिला थी वो पीछे बैठे और बाकी 2 आगे, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। तो क्या इस कार में कोई चौथा भी था जो उतर गया? यहाँ से पुलिस ने अपनी जब तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। जिस पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर यह कार मिली थी उससे पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी पीछे से ही आई है, तो रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन एक जगह कामयाबी मिली। पुलिस ने चेक किया कि एक जगह पर जब एक रेड लाइट से गाड़ी गुजरी तब उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और टाइमिंग मैच कर रहा है, संडे 8 फरवरी शाम का वक्त। लेकिन फिर उसके आगे का कोई सीसीटीवी मिला नहीं जिससे ये पता चले कि वो चौथा शख्स कहाँ उतरा। पुलिस ने जूम वूम करके देखा तो वो चौथा शख्स भी जो था एक बुजुर्ग था। अब ये कंफर्म हो गया कि 4 लोग थे, 3 गाड़ी में थे, तीनों की मौत हो गई, चौथा पहले ही उतर गया। तो इसका मतलब है कि इस केस से उस चौथे का कुछ कनेक्शन है। अब पुलिस ने उस चौथे के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। इधर जब फ़ोन को खंगाला और जब ये पता चला कि उस दिन एक फ़ोन लगातार उससे कई नंबर पर बात हुई, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी, तो वो नंबर गाज़ियाबाद का निकला। और फिर उस नंबर पर पुलिस ने फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं, लेकिन वो नंबर किसके नाम पर था पुलिस ने ये पता करना शुरू किया
और जल्दी वो नाम सामने आ गया। जो नंबर रजिस्टर्ड था जिसके नाम पर, उसका नाम था कमरुद्दीन मियाँ, और ये भी एक 60-65 साल का बुजुर्ग, और एड्रेस उसमें था गाजियाबाद के लोनी के इलाके का। पुलिस की टीम अब वहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर उस कमरुद्दीन को पकड़ती है। इसके बाद अपने साथ लेकर आती है। जब साथ लेकर आती है और फिर उससे पूछताछ होती है, तो फिर लालच, काला जादू, तंत्र मंत्र, इसकी एक अजीब कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि कमरुद्दीन यूपी का रहने वाला और ख़ुद को एक तांत्रिक कहा करता। उसका दावा था कि वो दुनिया के हर मर्ज का इलाज अपने जादू टोने से कर सकता है, और शुरुआत में उसका यही धंधा चलता रहा। लोग उसके पास आते, जो अंधविश्वासी तमाम लोग ऐसे भरे पड़े, और बीमारियों का इलाज कराने के लिए वो जादू टोना तंत्र मंत्र करता। कुछ ठीक हो जाते, कुछ नहीं होते तो उनको फिर कहता कि अस्पताल ले जाओ, और यही उसका धंधा चलता रहा। फिर उसे बाद में एहसास हुआ कि अगर वो हर मर्ज का इलाज करने का दावा करे और बहुत सारे मर्ज तो ठीक होते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग फिर उसके पास आते नहीं, तो ये धंधा बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलेगा। तो उसने सोचा कि अब कुछ लालच की नई दुकान खोली जाए। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने कहा कि मेरे पास ऐसी शक्ति है, मेरे पास ऐसा जादू है जिससे मैं धन वर्षा कर सकता हूँ। धन वर्षा मतलब दौलत की बारिश। अब दौलत की बारिश आसमान से तो होगी नहीं, तो उसने उसका नया तरीका बताया। उसने कहा मेरे पास ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति दी, ऐसी ताकत दी है कि अगर आप पैसे लाओ तो मैं सिर्फ अपने शॉल को खोलूँ और फैलाऊँ तो उसमें से नोट गिरने शुरू हो जाएंगे, वो भी जितनी आपके पास, जितना आप पैसा लेकर आएंगे उससे कहीं ज़्यादा। कुछ लोग उसके झांसे में आते गए, उसका काम चल पड़ा। उसके लिए वो अलग अलग तंत्र मंत्र करने के नाम पर भी फीस लेने लगा। फिर इसी दौरान में दिल्ली में रहने के दौरान लक्ष्मी नाम की एक महिला, जो एक प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस से जुड़ी थी, उन्हें किसी ने कमरुद्दीन मियाँ के बारे में बताया। और तब लक्ष्मी बीमार थी कि वो बाबा बड़े मर्ज का इलाज करते हैं, उनके पास जड़ी बूटी और जादू शक्ति सब है। लक्ष्मी एक रोज़ पहुँच जाती हैं कमरुद्दीन मियाँ के पास और वहाँ जाकर अपनी परेशानी बताती हैं। कमरुद्दीन उनसे पैसे लेता है, तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ करता है, और धीरे धीरे, अब इसे इत्तेफाक कहिए क्योंकि ऐसे पेशे में बहुत सारे इत्तेफाक और भी होते हैं, जैसे कई लोग चमत्कार मान लेते हैं। हुआ यह कि लक्ष्मी की बीमारी ठीक हो गई, और अब लक्ष्मी का भरोसा कमरुद्दीन मियाँ पर बढ़ गया कि वाकई एक चमत्कारी पुरुष है। अब धीरे धीरे लक्ष्मी जो है कमरुद्दीन मियाँ के लिए ऐसे लोगों के सामने जाकर प्रचार करने लगी। इसी दौरान अब जब लक्ष्मी पूरे भरोसे में आ चुकी थी, तब एक रोज़ कमरुद्दीन मियाँ ने कहा कि मैं धन वर्षा भी करता हूँ, मेरे पास वो ताकत है, मैं पैसे के दुगना तिगना चौगुना कुछ भी कर सकता हूँ। एक रोज़ उसने ऐसी लक्ष्मी से पूछा आपके पास कितने पैसे हैं। लक्ष्मी ने कुछ पैसे लिखाए। उसने उन पैसों को लिया और उन्हीं के सामने अपने शॉल में रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो अपना तंत्र मंत्र जो भी है करता रहा, और फिर उसने शॉल को झटका दिया खोलकर, और उसमें से अनगिनत नोट नीचे गिरने लगे, और ये सब कुछ लक्ष्मी के सामने हो रहा है। लक्ष्मी हैरान कि वाकई कमरुद्दीन मियाँ के पास कुछ ताकत है जादुई। पहले तो मेरा मर्ज ठीक कर दिया, और अब मेरी आंखों के सामने ये शॉल से नोटों की बारिश कर रहे हैं। लक्ष्मी इसके बाद घर चली जाती है। कमरुद्दीन मियाँ को पता है कि एक और शिकार फंस चुका है। अब धीरे धीरे बातचीत होती है। फिर एक रोज़ लक्ष्मी जब आती है तो कमरुद्दीन मियाँ कहते हैं कि अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दो तो मैं इसी शॉल से करीब 3 करोड़ बनाकर दिखा दूंगा। लक्ष्मी को अब तक सब कुछ देख चुकी थी, यकीन था। उसने अपने 2 साथियों से बात की। वो दोनों भी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, जिनमें से एक थे रणधीर 70 साल के और दूसरे 47 साल के शिव नरेश। ये भी लक्ष्मी की बातों में आ गए। इन्हें लगा क्या बुरा है एक बार आजमाने का। तो ये तीनों जाकर मिलते हैं कमरुद्दीन मियाँ से और कहते हैं हम तैयार हैं, आप हमारे ऊपर धनवर्षा कीजिए। उस जादुई शॉल या अपने तंत्र मंत्र से आप हमें हमारे पैसे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दे दीजिए। हालांकि अगर वो उसी वक्त सोच लेते कि जो शख्स दूसरे के 2 लाख के कई करोड़ कर रहा है, वो खुद किस हाल में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या पहनता है, अगर इतनी ही ताकत शक्ति जादुई सब कुछ है तो अपना ही भला कर लेता। बट जिसके दिमाग में वहम और अंधविश्वास घुस जाए वो ये सब सोचता नहीं है। तो खैर ये तीनों पहुँच गए। कमरुद्दीन मियाँ ने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ अपने उनके सामने दिखाया, आसमानी ताकत शक्ति जादू टोना, और फिर कहा कि 8 फरवरी की तारीख तय करते हैं। 8 फरवरी को आप 2 लाख रुपए लेकर आना। इसके अलावा उन्होंने कुछ लिस्ट लिखवाई कि आप ये सामान लेकर आना। इसमें कुछ जादू टोने की चीज़ें थी, शराब की एक बोतल, गिलास। तो वो लिस्ट दे दी और कहा 8 तारीख को आप दिन में घर आओ। अब जो गाज़ियाबाद में जो घर है जहाँ पे ये तांत्रिक रहता है, एक तरह से इसका सेंटर है, वो भी बड़ा अजीब माहौल पैदा करता है। उस घर के अंदर एक मज़ार है। अमूमन जहाँ इंसान रहते हैं घर के अंदर मज़ार या कब्र नहीं होती, लेकिन इस तांत्रिक ने कर बना रखा, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो वहाँ जाते तो ऐसा एम्बियंस क्रिएट होता है, ऐसा माहौल होता है कि उन्हें लगता है कि ये कोई पहुँचा हुआ बाबा है, क्योंकि जिस घर में रह रहा है वहाँ मज़ार भी है, तो और भी थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा होने लगता। तो 8 फरवरी को तीनों तय वक्त पर कमरुद्दीन मियाँ के घर पहुँच जाते हैं। इसके बाद कमरुद्दीन वहाँ उनके सामने तंत्र मंत्र सब कुछ करता है।
फिर अचानक वो कहता है मैं भी आता हूँ, वो बाहर निकल जाता है। एक सीसीटीवी कैमरा आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में जो शख्स जा रहा है ये वही कमरुद्दीन मियाँ है। इसके हाथ में एक थैली है, इस थैली में लड्डू है। ये बाजार से लड्डू लाता है, अपने घर जाता है और इस लड्डू में जहर मिला देता है। अब उधर तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों का काम हो गया। पैसे जो है वो उन तीनों के पास हैं, 2 लाख रुपए, उस पर धनवर्षा करनी है। अब उसे ये भी है कि इन तीनों को अगर घर में जहर वाला लड्डू खिलाते हैं और तीनों मर जाते हैं, तीनों लाशें घर से मिलती है, तो फिर तो वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। तो उसका प्लान अलग था कि इन्हें कहीं बाहर ले जाकर इस तरीके से मारेंगे और वो 2 लाख रुपए ले लेंगे। उन तीनों ने बताया कि ठीक है, पैसे गाड़ी में है 2 लाख और आप अपना काम शुरू कीजिए। 1-2 घंटे तक उसने तंत्र मंत्र किया। इसके बाद बोला चलो अब वक्त हो गया, निकलते हैं। तंत्र मंत्र का ही उसने एक और बताया कि उसी का एक पार्ट है कि शराब भी पीनी है। ग्लास पहले ही सब आ चुका था जो उसने लिस्ट दिया था बनाकर। इसके बाद वो सब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में शराब पीते हैं और शराब पीने के दौरान ये गाड़ी अब गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। संडे का दिन है, 8 फरवरी की तारीख है। अब आउटर दिल्ली में ये गाड़ी पहुंचती है, उससे पहले बीच रास्ते में कमरुद्दीन मियाँ लड्डू निकालते हैं और सभी को प्रसाद के तौर पर देते हैं कि ये प्रसाद है और इससे धनवर्षा वाले हमारे जो काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तीनों खुशी खुशी लड्डू खा लेते हैं। लेकिन लड्डू खाने के बाद कमरुद्दीन का प्लान कुछ और था और वो प्लान चौपट इसलिए हो जाता है कि उस लड्डू में शायद उसने ज़्यादा जहर मिला दिया। पीरागढ़ी से बहुत पहले तीनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जैसी उनकी हालत बिगड़ते हुए वो देखता है, कमरुद्दीन को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा। इसलिए एक जगह पर वो गाड़ी रुकवाता है और कहता है आप आगे बढ़ो उस तय जगह पर, वहाँ मैं आता हूँ, कुछ और मुझे तंत्र मंत्र करना है। तीनों कहते हैं ठीक है। अब वो गाड़ी से उतर गया। अब ये गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पीरागढ़ी कुछ आगे तक ही पहुँचकर ड्राइवर समेत तीनों की हालत ऐसी बिगड़ी कि उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी और फिर धीरे धीरे तीनों बेहोश हो गए और उसी बेहोशी के आलम में तीनों की मौत हो गई। चूँकि तीनों की तबीयत बिगड़ रही थी और वो पैसे गाड़ी में कहाँ, ये कमरुद्दीन को पता नहीं और गाड़ी सड़क पर है। उसे लगा कि इस वक्त इस हालत में अगर वो पैसे निकालता है तो फिर पकड़ा जा सकता है और उन तीनों की हालत देखकर कोई भी राहगीर नोटिस कर सकता है तो भी पकड़ा जा सकता है। इसलिए वो डर के मारे उसने वो 2 लाख रुपए नहीं लिए और वहाँ से भाग गया। फिर पीरागढ़ी के पास तीनों की हालत बिगड़ी और तीनों की मौत हो गई। अब पुलिस ने जब कमरुद्दीन मियाँ की कुंडली खंगाली तो पता चला कि ये यूपी के फिरोजपुर का रहने वाला है और शुरू से ही तंत्र मंत्र के धंधे में था। सबसे पहले इसने अपने ही शहर के एक शख्स को फांसा और उससे ये कहा कि पहले मैं मर्ज सारे ठीक कर दूंगा, भरोसा जीता, और फिर कहा मैं धनवर्षा कर सकता हूँ। और उसने उससे पैसे लिए और पैसे लेने के एवज में तंत्र मंत्र करने के दौरान उसने वही जहरीला लड्डू उसे खिलाया और उसकी मौत हो गई। वो वहाँ से भाग गया पैसे वैसे लेकर। इसके बाद ये राजस्थान पहुँच जाता है। राजस्थान में फिर ये अपनी एक दुकान खोलता है काला जादू का। फिर वहाँ पे भी धीरे धीरे कुछ लोगों के भरोसे को जीतता है। तभी 2 दोस्त, सगे दोस्त, ठीक ठाक पैसे थे, वो इनके झांसे में आ गए। उसने कहा तुम्हारे पैसे मैं कई गुना कर दूंगा धनवर्षा के जरिए, अपनी जादुई शॉल के जरिए। दोनों दोस्त को बुलाता है, उनके सामने भी तंत्र मंत्र करता है, फिर प्रसाद के नाम पर वही जहर मिला हुआ लड्डू उन्हें देता है। दोनों दोस्त मौके पर दम तोड़ देते हैं और ये भाग जाता है। बाद में इन दोनों केस की पुलिस तफ्तीश करती है और हैरान करने वाली बात ये कि इन दोनों ही मामलों में वो पकड़ा जाता है। अब उसके ऊपर 3 मर्डर के केस, एक फिरोजपुर में, दूसरा राजस्थान का। सोचिए 3 मर्डर कर चुका है, गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन कमाल ये कि इन 3 मर्डर के बावजूद और 2 अलग अलग केस के बावजूद, एक यूपी का एक राजस्थान का, वो दोनों में जमानत पा जाता है और जमानत पर फिर बाहर आता है और अब एक नए शहर में एक नई दुकान खोलता है और इस बार गाजियाबाद में खोलता है। मतलब 3 कत्ल करने वाला शख्स ऑलरेडी 2 जमानत ले चुका है और फिर आता है और इसके बाद 3 कत्ल और करता है। तो एक तांत्रिक 6 कत्ल कर चुका। अब पुलिस ये पता कर रही है कि ये 3 इंसिडेंट के बारे में तो उसे पता है, क्या इसके अलावा उसने और भी कत्ल किए? क्योंकि हो सकता है तो लंबे वक्त से वो इस काले जादू और तंत्र मंत्र के धंधे में है, और क्या उसके और भी साथी हैं? तो दिल्ली पुलिस पूरे डिटेल में इस केस की तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीरियल किलर के हाथों मारे जाने वाले लोगों की गिनती सिर्फ 6 है या इससे ज़्यादा है। तफ्तीश में जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी। लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बड़ी छोटी सी चीज़ है कि एक शख्स जो ये कह रहा है कि मैं आपके पैसे डबल ट्रिपल कर दूंगा, और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं अपने देश में। सिर्फ इंसान थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए और ये देखे कि जो शख्स ये दावा कर रहा है, चाहे वो कोई तांत्रिक हो, कोई और हो, उसकी अपनी हालत कैसी है, वो कहाँ रहता है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके पास कितने पैसे हैं। तो जो शख्स जिसके पास ये जादू है तो पहले अपनी हालत, अपनी ज़िंदगी सुधारेगा। लेकिन कहते हैं कि लालच इंसान के दिल, दिमाग, आंखों सब जगह पट्टी लगा देती है और फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय लालच के और पैसों के, और उस चक्कर में उल्टा पड़ जाता है। लेने के देने, पैसे तो जाते हैं, कई बार जान भी चली जाती है। तो ये इस कहानी का सबक है। लालच ना करें, जितना है उतने में ही आप शुक्र करें, सब्र करें।
फिर क्या है, फिर आप कभी ऐसे किसी तांत्रिक, बाबा, ओझा इनके चक्करों में नहीं पड़ेंगे। अब कमरुद्दीन मियाँ के कितने शिकार हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसके साथ ही फिलहाल कहानी में इतने ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शानू, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शानू, और ये सूरत से है, एंड ऑल द बेस्ट, और ज़िंदगी में सब अच्छा हो शानू, मेरी यही दुआ है आपके लिए। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। सोनल रौत्रे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनल, और आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। और ये भेजा है इनकी माँ एंड शिल्पा ने, जो शायद इनकी दीदी हैं। साथ ही अल्फिया, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अल्फिया। और ये आरफिया एंड अशरफ इनकी बिटिया हैं, और साथ ही इशाक ने भी भेजा है। इसके अलावा जितेंद्र कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जितेंद्र भाई, और ये भेजा है रघुवीर ने। साथ ही सुनील कुमार लोहिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुनील साहब, एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और ये भेजा है रुखसार ने, इनकी दोस्त हैं। साथ ही आज पवन नेगी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पवन नेगी साहब, और ये भेजा है कुमार शिव ने। साथ ही आज खुशबू एंड गोविंदा सिंह, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो खुशबू जी एंड गोविंदा सिंह जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, हैप्पी एनिवर्सरी। और ये भेजा अमन कुमार ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। एक बार फिर आप